द्विवेदी आज आपके बीच में एक बार फिर से आपके अपने शिक्षण इंस्टीट्यूट चैनल पर। आपको जैसा कि पता है कि आपको यहाँ हिंदी आपके एकदम बेसिक तरीके से एकदम सरल शब्दों में समझाया जाता है, ताकि आपको कोई भी चीज एकदम छोटी से छोटी चीज, एकदम कठिन से कठिन चीज एकदम सरल शब्दों में समझ में आ जाए। यहाँ से सीखने के बाद आपको कहीं और सीखने की आवश्यकता ही न पड़े। इस शिक्षण इंस्टीट्यूट का सिर्फ एक ही उद्देश्य है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम आज अपनी आगे की कक्षा शुरू करेंगे। जैसा कि पिछले कक्षा में हम आपको अयोगवाह तक बताए थे, वर्णमाला आपका 3 तत्वों से मिलकर के बना था। वे तत्व कौन कौन से थे? पहला स्वर था, दूसरा व्यंजन था एवं तीसरा अयोगवाह था। आप किसी भी चीज को, आज हम आपको एक चीज और बता रहे हैं, आप किसी भी चीज को एकदम उंगली पे याद रखिए। आप किसी भी चीज को एकदम उंगली पे याद रखिए। उंगली पे याद रखने से ये आपको याद रहेगा, कंठस्थ रहेगा, दिमाग में हमेशा बैठा रहेगा। तो हम फिर से आपको दोहराएंगे। पहला तत्व है आपका स्वर है, दूसरा व्यंजन है एवं तीसरा अयोगवाह है। तो स्वर से आज हम स्वर को विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे आपको। तो आज की कक्षा हम स्वर के साथ शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली कक्षा में आपको बताया गया था कि स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कह लें जिन्हें बोलने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है, अब परिभाषा तो कल आपका हो गया था। आज आपको स्वरों का वर्गीकरण बताएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वॉवेल्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ वॉवेल्स। हिंदी में स्वरों का वर्गीकरण। स्वर कितने प्रकार के हैं, तो आइए आज हम लोग देखेंगे स्वर कितने प्रकार के हैं। मात्रा काल के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो मात्रा काल के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने हैं हमारे? हिंदी में देखिए, हिंदी में 2 होते हैं और संस्कृत में आपके 3 होते हैं। दोनों बता देंगे, आप खाली अभी इसको पढ़ेंगे। संस्कृत जब मैं बताऊंगा या अभी भी बता दूंगा तो वो तीसरा आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिएगा, मात्रा काल के आधार पर पहला आपका होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर। इसी को आप लोग बढ़ा के तीसरा लिख लीजिए, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, इसे हम लोग मूल स्वर के भी नाम से जानते हैं। मूल स्वर के भी नाम से जानते हैं। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? गौड़। गौड़ स्वर के नाम से भी जानते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या है आपकी 5 और इसकी संख्या कितनी है? कौन कौन सी है पहले ये देख लीजिए। अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व री। एक संस्कृत में आता है री, जिसको हम गोला बता देंगे। हालांकि ये 4 ही, हिंदी में 4 ही होता है, क्योंकि हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर 4 ही लिखेंगे। ये संस्कृत में सिर्फ आता है, हिंदी में ये नहीं आता। और इसकी संख्या आपकी होती है 7। कौन कौन से? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, फिर आपका आता है ए, ऐ, ओ, औ। देखिए इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर संस्कृत में आता है, ताकि आपको बताते रहे, आपके मन में कंफ्यूजन न रहे। प्लुत स्वर संस्कृत में आता है। इसका
उच्चारण आप वेदों में, अरे वेदों में कह रहे हैं, मंत्रों में ज्यादातर देखेंगे। जैसे एक इसका सबसे सफल उदाहरण है ओम। किसी भी स्वर के आगे, किसी भी स्वर के आगे हिंदी में ये 3 लिख देने से वो प्लुत स्वर हो जाता है। ये 3 ही क्यों लिखा जाता है ये भी अभी आपको हम बता देंगे, ठीक है। इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर बताते हैं कि क्या चीज क्या है। ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है और प्लुत स्वर क्या होता है, ये आपको भी हम बता रहे हैं। इतना आप लोग लिख लीजिए। पहला होता है हमारा ह्रस्व स्वर। आइए मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखिए, ह्रस्व स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व या मूल स्वर कहते हैं। अब आपको इसमें एक नया चीज मिलेगा, ये मात्रा काल क्या होता है। ये देखिए इसमें एक शब्द नया है, मात्रा काल। यहाँ पर मात्रा काल आप लोग लिख लीजिए कि मात्रा काल क्या होता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि मात्रा काल क्या होता है। पलक जितने समय में, ये जो आंख का पलक होता है, पलक जितने समय में झुकता है और खुल जाता है अपने से, स्वतः से, ये नहीं कि आंख बंद करके भूल जाए या खोले ही ना, ऐसा नहीं, अपने से बंद हो करके जितने समय में खुल जाए उसे एक मात्रा काल कहा जाता है। इसे आप लोग लिख लीजिए, पलक के स्वतः झुकने व उठने के समय को एक मात्रा काल समझा जाता है, समझा जाता है, ठीक है। एक देखिए प्रश्न यहाँ पर और बन रहा है, ह्रस्व स्वर यानी कि बोलने में कम समय लग रहा है इसलिए इसको ह्रस्व स्वर बोल रहे हैं। एक नाम और है यहाँ पर, ये देखिए मूल स्वर। मूल मतलब क्या होता है, जड़, ठीक है। मूल मतलब क्या होता है, जड़, जिसका किसी और से मिलकर के निर्माण नहीं हुआ रहता उसको हम लोग मूल कहते हैं। जिसका स्वयं मतलब स्वयं ही निर्माण है, उसका किसी और में मिश्रण ही नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मूल बोलते हैं। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल है आपका अ, देखिए इसमें कोई और नहीं मिला है, यही आ आप देखेंगे तो इसमें आपका क्या मिला, एक बार अ मिला है, फिर एक बार अ मिला, इनके संयोग से आपका आ बनता है। लेकिन अ में, ह्रस्व ई में, ह्रस्व उ में, और ह्रस्व री में, ये जो 4 अक्षर हैं इनमें किसी का भी मिश्रण नहीं है, इसलिए इनको मूल स्वर बोला जाता है। दूसरी बात, ह्रस्व स्वर में आप देखेंगे कि इनकी संख्या कितनी है, 4 है, अ, ई, उ और री। इनको बोलने में एक मात्रा काल का ही समय लगता है, अ, ई, उ, री। ये
जितने कम समय में बोले जाते हैं उसे एक मात्रा काल बोलते हैं। आ को बोलने में आपको 2 मात्रा काल का समय बोलना पड़ता है। इसको एक नाम और दे सकते हैं इस हिसाब से, एक मात्रिक स्वर। इसको एक नाम आप और दे सकते हैं मात्रा काल के आधार पर, इसलिए इसका एक नाम और पड़ जा रहा है एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर। तो हमने इसका कितना नाम पढ़ा? 3 नाम, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर और एक मात्रिक स्वर इसका नाम हो गया। यहां पर आप लोग लिख लीजिए ह्रस्व स्वर, और यहां क्या था? मूल स्वर। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया ह्रस्व स्वर। दूसरा नंबर आता है हमारा दीर्घ स्वर। दूसरा नंबर हमारा क्या है? दीर्घ स्वर। इसको और किस नाम से जानते हैं? गौड़ स्वर से। इसे आप ऐसे लिख लीजिए, वे स्वर जिन्हें बोलने में, वे स्वर जिन्हें बोलने में 2 मात्रा काल का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दूसरे हिसाब से बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर का दुगना समय लगता है। ऐसे लिख लीजिए, जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर का दुगना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ऐसे भी देख सकते हैं, 2 मात्रा काल का समय लग रहा है और उसमें पहले वाले में ह्रस्व स्वर में कितना लग रहा था? 1 मात्रा काल का समय लग रहा था, इसलिए उसे एक मात्रिक स्वर बोल रहे थे। यहां पर देखिए, इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? स्वरों की संख्या है इसके अंतर्गत 7। कौन कौन सी? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, फिर इसके बाद आपका आएगा ए, आई, फिर इसके बाद आएगा ओ, इसके बाद आएगा औ। देखिए इसकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए, प्रत्येक स्वर कम से कम 2 स्वरों से, मूल स्वरों से मिलकर के बना है, इसलिए इसको एक नाम और दिया जाता है द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर। प्रत्येक स्वर, ध्यान दीजिएगा फिर से, प्रत्येक स्वर कम से कम 2 मूल स्वरों से मिलकर के बना है, इसलिए इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। देखिए, अभी आ का हमने आपको बता ही दिया था, अ प्लस अ। बड़ी ई का आप जानते हैं, ह्रस्व ई धन ह्रस्व ई। इसी तरह ऊ का ह्रस्व ऊ धन ह्रस्व ऊ। ए का अ धन ई, या ये वाला ई कोई भी हो जाएगा, इसका अ धन ए, इसका अ धन अ धन ह्रस्व उ या दीर्घ उ। इसी तरह इसका क्या हो जाएगा? अ धन ओ। ये क्या हो जाएगा आपका? द्विमात्रिक। इसका एक नाम और बनता है, क्या बनता है? द्विमात्रिक
द्विमात्रिक स्वर। इसका एक नाम क्या बना? द्विमात्रिक स्वर। इसी को ध्यान देख रहे हैं, प्रत्येक स्वर दो या दो से ज्यादा स्वरों से मिलकर के बन रहा है, तो इसका एक नाम और आया गौड़ स्वर। गौड़ स्वर। प्रत्येक में दुगना समय लग रहा है, मूल स्वर का दुगना समय लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, मूल स्वर का दुगना समय लग रहा है। ठीक है, तो इसका तीन नाम क्या क्या आपको मिला? दीर्घ स्वर। ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आराम से रख सकते हैं, अब बाद में देखेंगे तो सब चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर और गौड़ स्वर। ठीक है, तीसरा जो कि संस्कृत में है वो भी आपको बता देते हैं।